हेलो बैंकर्स और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और डेली की तरह मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक खास सेशन लेकर हाजिर हूँ। ये सीरीज है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज। आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लाने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करेगा। और कल उससे संबंधित एक इवेंट है जिसके बारे में आपको एडवांस में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट सीरीज की। आपके जेआईबी एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गए हैं। आईएबीएफ के द्वारा अब एग्जाम का पैटर्न बदला गया है, एग्जाम के लेवल को थोड़ा सा एनहांस किया गया है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको एग्जाम देने में दिक्कत होगी, पेपर क्लियर करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम आपके फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं, आपके बेस पर काम कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही खास है। जब हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4 मॉड्यूल सी की जब चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत एक टॉपिक हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में, बीसीएसबीआई बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अब उसको डिस्कस करने के बाद हमें पढ़ना है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 क्या है। आप बोलेंगे सर उस टॉपिक के बाद ये टॉपिक क्यों? क्योंकि बीसीएसबीआई के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि बीसीएसबीआई जो वॉलंटरी कोड थे इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में डिसॉल्व कर दिया जाता है। और डिसॉल्व करने के बाद इसकी जिम्मेदारी नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर सीईपीडी को दे दी जाती है, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। कस्टमर से संबंधित कोई शिकायत है तो आप कहां जाएंगे? और कस्टमर एक ही है लेकिन अलग अलग संस्थाओं से संबंधित अलग अलग ओम्बड्समैन हैं। अब एक ही कस्टमर को अलग अलग शिकायतों को लेकर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है और ये दिक्कत परेशानी हर कोई फील कर रहा है। हम कस्टमर के लिए सहूलियत लाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग ओम्बड्समैन स्कीम थी उनको इंटीग्रेट किया जाता है 2021 में और एक स्कीम तैयार की जाती है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी एक तरह से आपके रिटेल बैंक मार्केटिंग पर पूरी तरह से बेस्ड है। और जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर नीड, ये बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर देखी जाती हैं बेटर मार्केटिंग के लिए। पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा उसका फटाफट रिकैप है। बीसीएसबीआई ये होता क्या है? ये एक प्रकार के वॉलंटरी कोड थे जो कि बैंकों के लिए तैयार किए गए थे कि बैंक अपनी प्रैक्टिसेस में इन कोड्स को इंप्लीमेंट करें जैसे कि कस्टमर को बेहतर सेवाएं दी जा सके। ठीक है, तो बीसीएसबीआई किस प्रकार के कोड थे? वॉलंटरी कोड थे। ये जो वॉलंटरी कोड थे, देखिए वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोड्स अब गायब हो चुके हैं। इनको डिसॉल्व कर दिया गया था। इन कोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए बैंकिंग प्रैक्टिसेस में, जैसे कि बैंक्स जब कस्टमर को डील करें तो बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाए कस्टमर्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट जो आती है, इस रिपोर्ट को लाया जाता है 25 अगस्त 2020 को और इस रिपोर्ट के तहत इस वॉलंटरी कोड जिसकी मैं चर्चा कर रहा था बीसीएसबीआई, इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो बीसीएसबीआई वाज डिसॉल्व एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर handed to a nodal department CEPD। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको पास कर दिया जाता है नोडल डिपार्टमेंट सीईपीडी को। अब अगर कस्टमर से संबंधित शिकायतें हैं तो इन्हें कैसे सुलझाया जाएगा और कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। मान लीजिए मैं ही एक कस्टमर हूं और मैं बैंक से भी संबंधित हूं, मैंने एनबीएफसी से भी कुछ सेवाएं ले रखी हैं और क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती हैं, उनसे संबंधित भी कुछ शिकायतें हैं मेरी। तो अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं। अब इनको सुलझाने के लिए मुझे अलग अलग ओम्बड्समैन जाना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाता है 2021 में, जब ये डिसीजन लिया जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ओम्बड्समैन हैं इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे और कस्टमर के लिए हम सेंट्रलाइज्ड वन पॉइंट कस्टमर ग्रीवेंस तैयार कर देंगे और इसे नाम दिया गया रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंटीग्रेटेड इट्स थ्री अर्स्ट वाइल ओम्बड्समैन स्कीम। अब आपके एग्जाम के नजरिए से खास बातें यहां से बनती हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन 1 तैयार होता है आपका यहीं से। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी 3 पुरानी योजनाएं थी
ओम्बड्समैन से संबंधित जिन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया। तो पहली थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 की, दूसरी थी आपकी ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज 2018, देखिए ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज 2018, और तीसरी स्कीम थी ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित जो ओम्बड्समैन स्कीम थी, है ना, 2019 वाली, इनको इंटीग्रेट किया जाता है और एक एक स्कीम के अंतर्गत तैयार किया जाता है। नाम किया जाता है क्या? द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। इसको शॉर्ट में आप कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, RBIOS 2021। और ये कब से इफेक्ट में आती है? ये नवंबर 12 2021 से इफेक्ट में आ जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यहां पर तैयार हो चुका है कि आपको तीनों स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, एनबीएफसी 2018, डिजिटल ट्रांजैक्शन स्कीम 2019, इन तीन योजनाओं को इंटीग्रेट कर दिया गया और ये नवंबर 2021 से इफेक्ट में आती हैं एज RBIOS 2021। इससे पहले मैंने BCSBI के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब बात की जाती है कि RBIOS 2021 का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। आप सभी साथियों से स्टेटमेंट के फॉर्म में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। द स्कीम सिंप्लीफाइज द ग्रीवेंस रिड्रेस प्रोसेस। अब ये जो स्कीम RBIOS 2021 इंट्रोड्यूस की, इसने क्या किया? जो अलग अलग ओम्बड्समैन थे उनको इंटीग्रेट कर दिया, जो प्रोसेस था उसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस हुआ करता था, यानी कि कस्टमर कंप्लेंट्स को सुलझाने का तरीका जो हुआ करता था, उसे सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब उसे किसी कस्टमर को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है। तो स्कीम क्या है? सिंप्लीफाई करती है ग्रीवेंस रिड्रेस प्रोसेस को एट RBI बाय एनेबलिंग द कस्टमर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। अब समझिएगा, जिसके माध्यम से, इस स्कीम के माध्यम से जो भी कस्टमर हैं, किसके? रेगुलेटेड एंटिटीज की। ये जो टर्म है कई बार आपको कंफ्यूज करता है कि भाई ये कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज की बात की जा रही है। तो कस्टमर्स ऑफ RE, इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? RE। अब ये है रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब वो जितनी भी संस्थाएं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, जो RBI के द्वारा रेगुलेट होती है। ठीक है, ओके। टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स एट वन सेंट्रलाइज्ड रेफरेंस पॉइंट। तो कस्टमर किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी से संबंधित कंप्लेंट को एक ही जगह पर दर्ज करा सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिजॉल्व द कस्टमर ग्रीवेंस इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अब यहां पर एक टर्म बड़ा ही प्यारा है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। ये मतलब क्या है? सरल भाषा में आप समझ सकते होंगे, मैं बैंक हूं अगर, और मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, बट उसमें कोई ना कोई डिफॉल्ट आ जा रहा है, कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई आपको यहाँ पर एक तरह से सहूलियत नहीं मिल रही है। जैसे लोन से संबंधित आपने मुझसे एक योजना के तहत अपने आप को जोड़ा और जो आपको ईएमआई पे करनी थी, आप टाइमली ईएमआई पे भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा लगा दिया गया है। ठीक है, पेनल्टी फाइन लगा दिया गया है। अब आपने बैंक में शिकायत दर्ज कराई, बट आपको यहां से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सीधा RBIOS 2021 में इसको दर्ज कराएंगे। लेकिन कब? आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद, जब आपने कंप्लेन दर्ज कराई और आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तब। ठीक है, तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर सहूलियत ना मिल पाना या फिर किसी भी प्रकार की अप्रोप्रिएट सर्विस का ना मिल पाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा। ठीक है, वन पार्ट ऑफ आर इन ए स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेटिस्फैक्टरी मैनर। तो डेफिशिएंसी अगर ये पाई जाती है कि एनबीएफसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या बैंकों के द्वारा किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और वो एक तरह से बेहतर नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है, या किसी प्रकार की सहूलियत ना मिल पाना, इस केस में कस्टमर जो है वो कंप्लेन दर्ज करा सकता है RBIOS 2021 में, और उस कंप्लेन को स्पीडी मैनर में, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में और सेटिस्फैक्टरी मैनर में सुलझाना। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि RE रेगुलेटेड एंटिटीज जो है ये कौन कौन सी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं रेगुलेशन के दायरे में, जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम्स पार्टिसिपेंट्स। पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स का मतलब जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs जिसे बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे हम ट्रांस यूनियन सिविल की बात करें, ट्रांस यूनियन सिविल
एक्सपीरियन, CRIF 5 मार्क, तो ये सब क्या है, ये सब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये भी इसके दायरे में आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब रेगुलेटेड एंटिटीज है। अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये एजीआर फ्रेमवर्क है, एजीआर है क्या? सबसे पहला सवाल तो आमतौर पर कई बार आपको समझ नहीं आएगा कि ये पूछा क्या जा रहा है। व्हाट इज एजीआर? ऑल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेस प्रोसेस या फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? एजीआर फ्रेमवर्क कंप्राइज ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल सीईपीसी एंड कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सीईपीडी, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। बीसीएसबीआई का नोडल डिपार्टमेंट अब यही है, यही जिम्मेदारियां संभालता है। ठीक है, तो एजीआर के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये जो हमने एजीआर के बारे में बात की, ये एजीआर जो है अलग अलग, जैसे कि ओम्बड्समैन हो गया, सीपीसी हो गया, सीपीडी हो गया, ये क्या क्या करते हैं? आरबीआईओएस फंक्शन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआईओएस 2021। तो रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन जो है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, ये किस फ्रेमवर्क के दायरे में काम करते हैं? ये रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के तहत काम करते हैं। ठीक है, जो भी सीईपीसी है, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल जो है, टेक अप कंप्लेंट्स अगेंस्ट आरईज नॉट फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ आरबीआईएस 2021। वो कंप्लेंट्स जो आरबीआईएस 2021 के दायरे में नहीं आती हैं, उन्हें कौन हैंडल करता है? सीईपीसी हैंडल करता है। सीपीडी प्रोवाइड्स असिस्टेंस। अब सीपीडी जो है, एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एपलेट अथॉरिटी। ठीक है, एपलेट अथॉरिटी को सीपीडी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एपलेट अथॉरिटी अंडर द आरबीआईएस एंड प्रोसेस द अपील केसेस। जो भी अपील केसेस होते हैं, यानी कि आरबीआईएस के द्वारा डिसीजन ले लिया गया है, उसके बाद उसके अगेंस्ट अपील की जा रही है, तो वो सीपीडी हैंडल करता है। ठीक है, तो इनके क्या क्या काम है ये आपको बता दिए गए हैं। अब बारी आती है कि कौन कौन से बैंक रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के दायरे में आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो आरबीआईओएस 2021 कवर्स विच टाइप ऑफ बैंक्स? ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स की जो ब्रांचेस देश में चल रही हैं। अब देखिए, ये एक्सेप्शनल लोकल एरिया बैंक्स हैं, स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज। अब आपको ये तो पता है कि आरबीआईओएस में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आएंगे, प्राइवेट बैंक भी आएंगे, जो फॉरेन बैंक्स उनकी ब्रांचेस चल रही हैं वो भी आएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आएंगे, पेमेंट बैंक भी आएंगे। कई बार आपके ऑप्शन में लोकल एरिया बैंक दिया गया, थोड़ा सा डाउट आएगा आपको इस पर कि शायद ये ना हो, लेकिन ये भी है। हर प्रकार के बैंक की बात की जा रही है। जो काम की बातें हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगी आपके लिए और आपको परेशान करेंगी, वो है ये शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। समझिएगा, जितने भी शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो तो हैं ही इसमें शामिल, और नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से? जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ऊपर हो। यहां पर डाउट आता है, कई बार यही क्वेश्चन बना दिया जाता है और आप फंस जाते हैं। इस पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ओम्बड्समैन होता कौन है? तो ओम्बड्समैन, आरबीआई ओम्बड्समैन, ये एक सीनियर ऑफिशियल होता है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सीनियर ऑफिशियल है, अपॉइंट आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, रिड्रेस करने के लिए इस प्रकार की कंप्लेंट्स को फ्रॉम कस्टमर ऑफ आरईज अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। किसी भी कस्टमर को अगर बैंकों के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा या फिर किसी दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और उसमें डेफिशिएंसी है, उसके अगेंस्ट में कस्टमर के द्वारा जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, उस कंप्लेंट को सुलझाने की जिम्मेदारी, रिड्रेस करने की जिम्मेदारी ओम्बड्समैन के पास होती है, जो कि आरबीआई ऑफिशियल होता है और इसे आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अब बात आती है कि यहां पर कंपनसेशन कितना मिलता है, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, जब हम बात करते हैं ओम्बड्समैन के द्वारा मैक्सिमम जो कंपनसेशन दिया जाता है वो अप टू 20 लाख तक का दिया जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी कस्टमर के द्वारा अगर ओम्बड्समैन में कोई कंप्लेंट दर्ज कराई जा रही है,
तो उस पर क्या कोई फीस लगती है? तो किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता कस्टमर के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात, मैक्सिमम कंपनसेशन जो हो सकता है वो हो सकता है अप टू 20 लाख तक का। और इवन कई बार आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो प्रोसेस डिले हुआ उसके कारण जो आपका नुकसान हुआ, मेंटल हरासमेंट हुआ, इन सब पर भी आपको अप टू 1 लाख तक का आप यहाँ पर मेंटल अगोनी और हरासमेंट का आपको अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, अगर चीजें सही पाई जाएं तो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आपके जीआईबी एग्जाम्स की। जीआईबी एग्जाम्स की शुरुआत 3 मई से हो रही है और आप सभी साथियों की जानकारी के लिए आपके पास समय अब ज्यादा बचा नहीं हुआ है। आज 6 मार्च है और 6 मार्च और 3 मई, 2 महीने का भी समय आपके पास नहीं है। अब आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी हो, क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाए, और इन सब के लिए आपके पास है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जीआईबी महापैक। इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर का एक्सेस तो मिलता ही है, साथ साथ में आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें फाउंडेशन से लेकर क्रैश कोर्स, एमसीक्यू बैच सब आते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। और इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रहा है विश्वास दिवस सेल। और इस विश्वास दिवस सेल की जब बात करते हैं तो इसके तहत आपको अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है सभी बैचेस पर और महापैक्स पर। तो देर ना करें, 10 मार्च लास्ट डेट है, अपने आप को एनरोल करें। जीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 फॉर मई 2026 आपके लिए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने से संबंधित बैच है। रेगुलर प्लान आपका 1999 में है और प्रो प्लान 2999 में उपलब्ध है। वीकेंड बैच आपके लिए हम ला रहे हैं नवंबर 2026 को टारगेट करते हुए, और ये वीकेंड बैच आपके लिए कल से शुरू हो रहा है, यानी कि कल सैटरडे से आपको क्लासेस जो मिलेंगे वो सैटरडे संडे को ही मिलेंगे। तो सैटरडे से आपके लिए बैच आ रहा है मात्र 2499 में रेगुलर प्लान, और प्रो प्लान है 3499 में। जैब एमसीक्यू बैच की जब चर्चा करते हैं तो एमसीक्यू बैच आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। 24 फरवरी से शुरू हुआ है और 3-4 क्लासेस हुई हैं कुल मिलाकर अभी तक। होली की छुट्टी आ गई थी, लेकिन आप अभी भी जुड़ जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए फटाफट। 1999 में रेगुलर प्लान है और प्रो प्लान आपका 2999 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच आपके लिए उपलब्ध है। रेगुलर प्लान 2299, प्रो प्लान 3799 में है। आप जीआईबी एग्जाम से संबंधित बुक्स की चर्चा करें तो बुक्स आपके लिए जैब बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इफेक्टिव हैं, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं निश्चित तौर पर और पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल आपके लिए है JIB_CIB बाय भास्कर सर। इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। तो दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए और लगातार सेशंस को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।